अध्याय 48। एक साथ मछली खाना। ठंड और बरसात का आकाश उनके ऊपर मोटे घने बादलों से भरा हुआ था। धीरे धीरे मंथन कर रहा था, जैसे कि वे अज्ञात में एक दरवाजा खोल रहे थे। गुप्त दायरे से भागने में कामयाब रहे लोगों के चेहरे पर भाव काफी बदसूरत थे, खासकर जब उन्होंने सॉन्ग जिंगी को देखा, जो लिनशिदी द्वारा किया जा रहा था। नीली नसें उनके माथे पर चली गईं और वे मुश्किल से उसे मारने की इच्छा को दूर कर सकते थे। चू यू ने चुपचाप दूसरों के चेहरे पर नजर डाली और उसका दिल एक अंधेरे आनंद से भर गया। वह अनुमान लगा सकता है कि वे सभी अभी कितना जटिल महसूस करते हैं। उन्हें कुछ भी हासिल किए बिना लौटने के लिए मजबूर किया गया था। एक व्यक्ति ने खुद को अपंग कर दिया था। अंत में वे लगभग एक ही संप्रदाय के एक साथी शिष्य द्वारा मारे गए थे। उन सभी लोगों में से अधिकांश जिन्होंने सॉन्ग जिंगी के पीछे से निकटता से पीछा किया था, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। जब उन्हें झीशी द्वारा बचाया गया था तो उनके चेहरे पर भाव निहाना अद्भुत थे। यह मिशन वास्तव में सुचारू रूप से चला गया था। सॉन्ग जिंगी की आत्मा की नसें अपंग हो गई थी, लेकिन गीत युवा नज़ो भी कुछ भी नहीं कह पाएंगे। आखिरकार उनके पास ये सभी लोग गवाह के रूप में थे। कोई भी व्यक्ति जो लगभग सॉन्ग जिंगी द्वारा मारा गया था, वह अब जिंगी की मदद करने के लिए चूयू के खिलाफ निराधार आरोप लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। उनके लौटने के बाद कोई भी एक नज़र में बता सकेगा कि क्या ये गीत जिंगी और गीत युवांजो या चूयू और झीशी जो अशुभ समय पर गिर गए थे। हालांकि चूयू बस गीत जिंगी को खुद को अपंग होने देना चाहता था और बेकार कचरा बन गया, न कि एक दानव बनाने के लिए। गीत युआंजो कुछ संदिग्ध एक तक है, लेकिन वह शायद गुप्त रूप से कुछ भी नहीं करेगा। अंत में जिंगी क्या गीत करेगा, इसके बारे में ये केवल अन्य लोगों पर निर्भर कर सकता है। शीजोंग जीशी की नर्म आवाज उसके पीछे से आई। चूयू उसे देखने के लिए चारों ओर घूम गया। चूयू ने तब नहीं देखा था जब जीशी ने खुद को चूयू के पीछे फिर से रखने में कामयाब रहे। जीशी के बहाने के साथ आने के लिए इंतजार किए बिना चूयू मुस्कुराया और कहा, क्या आप थक गए हैं, या क्या आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई है? शीजोंग आपको अपने साथ ले जाएगा। आप मुझ पर झुक सकते हैं, लेकिन अपने हाथों को भटकने नहीं दें। उद्धरण चिन्ह। एक ठहराव के बाद चूयू ने कहा, आप अपना मुंह या तो भटकने नहीं दे सकते। जीशी ने अपने शरीर की सुगंध का स्वाद लेने के लिए गहराई से सांस लेते हुए चूयू की कमर को गले लगाने के लिए मुस्कुराया। सुबह जल्दी हो गया था जब वे बाहर निकल गए थे और यह पहले से ही रात का समय था जब वे किंगतू में लौट आए थे। दिन की लड़ाई कुछ समय पहले ही समाप्त हो चुकी थी। राक्षसी और धर्मी काश्तकारियों को एक मौन समझ थी कि प्रत्येक दिन के अंत में वे अपने हथियारों को एक तरफ रख देंगे और अपने संबंधित शिविरों में लौटेंगे और आराम करने के लिए और अगली लड़ाई की शुरुआत का इंतजार करेंगे। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि रात को शांतिपूर्ण होने की गारंटी थी। इसके विपरीत एक चुपके हमले को अंजाम देने के लिए प्रमुख समय होने की संभावना थी। चूयू ने चू परिवार के शिष्यों से कुछ और शब्द बोले, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें दिन खत्म होने के बाद से खुद से शिविर में लौटने के लिए कहा गया था। यदि वह आराम करने के लिए चू परिवार शिविर में लौटता तो वह केवल आधी रात को झीशी द्वारा अपनी नींद से रोड़ा हो जाता। इसलिए उसके लिए तियान युआन संप्रदाय में रहना बेहतर होगा। दूसरी चोटियों के शेष वरिष्ठ शिष्यों ने थोड़ी देर के लिए इस पर बात की, फिर अचानक चूयू को देखा। बहुत सारे शिलीशाली के बाद उन्होंने कहा, चू शिक्सियन मास्टर सॉन्ग के विषय में गीत जिंगी के बारे में यह मामला आप। चूयू को पता था कि लोगों का ये समूह चाहता था कि वह इस मामले को निपटाने के लिए उनके साथ जाए, इसलिए उसने ठंड से बाधित किया, आपको अपने द्वारा समस्या को हल करना चाहिए, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। उन्होंने केवल गीत जिंगी के सामने कुछ चारा फेंक दिया था। सॉन्ग जिंगी वह था जिसने चारा लिया और अपने कार्यों के माध्यम से अपनी मौत की मांग की। चूयू ने वह हासिल किया था जो उसने करने के लिए तैयार किया था और फिर से हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं था। इसके अलावा हर कोई जानता है कि चूयू के पास सॉन्ग जिंगी के खिलाफ एक शिकायत है। इस तरह के समय में जब वह नीचे होता है तो एक आदमी को लात मारना बुरा होता है। हालांकि उनके साथ जाना और रोमांचक दृश्य पर एक नज़र डालना अच्छा होगा, जो निश्चित रूप से पालन करना निश्चित था। तियान युआन संप्रदाय के बुजुर्ग लॉबी में बैठे थे। यहाँ तक कि गीत युवांजो, जिसे गंभीर रूप से घायल होने के लिए कहा गया था और शायद ही बिस्तर से बाहर निकलने में सक्षम था, बाहर आ गया था। लिनशिदी दूसरों के सामने चली गई। आधे अधूरे अनमोल गीत जिंगी को लॉबी में ले गए। उन्होंने गाना जिंगी को फर्श पर नीचे फेंक दिया, फिर अपने शिक्षक के पीछे घूम गया, क्योंकि वह उसके साथ कुछ फुसफुसाता था। अन्य शिष्यों ने उनके नेतृत्व का पालन किया। गीत युआंजो इत्मीनान से एक कप चाय कर रहा था। जैसे ही उन्होंने सॉन्ग जिंगी को देखा, जो जमीन पर लकवा मार रहा था, गर्म चाय उसके मुंह से बाहर निकल गई। फिर वह जल्दी से उठ गया। गीत जिंगी को उठा लिया और अपने शिष्य को अपनी बाहों में पकड़ते हुए अपनी कलाई पर हाथ रखा। गीत युआंजो के चेहरे पर अभिव्यक्ति तुरंत कुछ देखने में बहुत भयानक हो गई। चूयू गुप्त रूप से प्रशंसा में कहा, इस चेहरे की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण निशान। उन्होंने और झीशी चुपचाप लू किंगन के पीछे चलने से पहले गाना जिंगी को देखा। लू किंगन अपने चेहरे पर उदासीनता के अपने सामान्य रूप के साथ चूयू पर देखा। हालांकि लू किंगन ने जोर से नहीं पूछा, चूयू को पता था कि वह क्या जानना चाहता है।
एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद चूयू ने फुसफुसाया, शिदी एक स्वर्गीय गड़गड़ाहट के अंडे से टकरा गया था। लू किंगन की भौहें एक साथ बुनती हैं और जब उन्होंने सॉन्ग जिंगी को देखा तो उनकी आंखें बेहोश हत्या के इरादे से चमक गईं। गीत युवांजहो सॉन्ग जिंगी का आयोजन किया। उसके दुख में उसकी आंखों से आंसू बह गए। उन्होंने लंबे समय तक एक मेज पर हाथ डाला। उनकी हथेली के हमलों से हवा ने भी एक हत्या का इरादा किया। गुस्से में उसने कहा, ये किसने किया? अन्य बुजुर्गों ने पहले ही अपने स्वयं के शिष्य के स्पष्टीकरण को सुना था। वे सभी एक दूसरे को देखते थे, जो अपना मुख्य शिष्य खो चुका था। जब उन्होंने गीत युवांजुओं को बोलते हुए सुना तो वे चुपके गए और चुप रहे, उदासीन रहे। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो गीत युवांजू का चेहरा गहरा हो गया और वह लू किंगन के पीछे देखा। जीशी, आप टीम लीडर थे। वाई यार इस तरह क्यों है? लू किंगन के चेहरे पर अभिव्यक्ति ठंडी थी। यदि गीत शिक्सियन जानना चाहता है तो अपने बड़ों को सुने। फिर वो उठ गया और चूयू और जीशी के साथ उसके पीछे से बाहर निकल गया। शिजुन को उस जीवंत दृश्य को देखने की कोई बड़ी इच्छा नहीं थी जिसका पालन करना निश्चित था। नहीं, चूयू अपने शिजुन को छोड़ने से रोकना चाहते थे। चूयू ने बस लिनशिदी को चुपचाप देखा। उम्मीद है कि यह जूनियर आग में ईंधन को ठीक से जोड़ देगा और गीत जिंगी के भाग्य को और भी बदतर बना देगा। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह इस तरह से दृश्य को पेंट कर सकता है ताकि गीत युवांजुओं को परेशानी में डाल दिया जा सके और उसे संप्रदाय के मास्टर की स्थिति से नीचे खींच लिया जा सके। लू किंगन सामान्य से कुछ अधिक ऊर्जावान था। अपनी आस्तीनों को झाड़ते हुए उन्होंने चूयू और अपने दूसरे शिष्य को छोटे आंगन में शामिल किया। तीसरी शिडी अपनी ऊँट में जमीन पर घेरे को खरोंच कर रही थी। जब उन्होंने 3 लोगों को देखा जो वापस आ गए थे तो उन्होंने जल्दी से उस चीज को बाहर निकाल दिया जो वह चबाना था, अज्ञात मूल की घास का एक सा। उसने टहनी को अपने हाथ में फेंक दिया और खुशी से कूद गया। दा शिक्सियन, सेकंड शिक्सियन, यू आर बैक। जब वह चीशी की आंखों में ठंडे नजर से उसकी आवाज जमी हुई थी तब तक वह अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया था। तीसरी शिदी कार्रवाई में मारे गए थे। 2 दिन भर उसे सही मायने में महान, शांत, सुरुचिपूर्ण और शानदार शिजुन का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ होने का नाटक महान, शांत, सुरुचिपूर्ण और शानदार दा शिक्सियन उल्लेख नहीं करने के लिए दा शिक्सियन की पीठ के पीछे महान, शांत, सुरुचिपूर्ण और शानदार दूसरा शिक्सियन था। तीसरी शिदी ने महसूस किया कि आज अभी भी बहुत थका देने वाला दिन था। अब जब वे आंगन में वापस आ गए थे, लू किंगन अब इतनी जल्दी नहीं थे। वह शांति से चारों ओर घूम गया। जीशी को घूरकर अपने पतले होंठ खोले, अपने कपड़े उतारो। चूयू, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चूयू, शिजुन, आप वापस आने की इतनी जल्दी में थी क्योंकि आप जीशी को अपने कपड़े उतारना चाहते थे। जीशी ने अपने होंठों को शुद्ध किया। उसका चेहरा थोड़ा सा हो गया था, शायद इसलिए कि वह लू किंगन से भयभीत महसूस करता था। शिजुन, मैं ठीक हूँ। लू किंगन अपने भाषण में संक्षिप्त और प्रत्यक्ष था, इसे उतारो। जीशी के पास उपज के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मास्टर, क्या आप दा शिक्सियन और तीसरे को वापस लेने की अनुमति देंगे? लू किंगन ने एक सम्मानजनक स्वर में कहा। एक्सेर लोगों को आपके बारे में चिंता नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर सभी लोग अप्रत्याशित रूप से पहले से ही चिंतित हैं तो आपके अच्छे इरादे सिर्फ बर्बाद हो जाएंगे। वह कुछ सोचने लगा और अपनी आंखें बंद कर लेता था। बदले में कुछ नहीं पूछना जरूरी नहीं है। चूयू को इन शब्दों से रहस्यमय कर दिया गया था। जीशी ने सोच समझकर सिर हिलाया, फिर तीसरी शिडी पर नजर डाली। छोड़ दो। थर्ड शिडी ने पहले ही महसूस कर दिया था कि वह बाहर निकलने जा रहा था और आज्ञाकारी रूप से कमरे से बाहर निकल गया। जीशी ने चूयू पर नजर डाली और फिर अपना बागे उतार दिया। उन्होंने अपने बागे को वापस अपने रास्ते पर बदल दिया था, लेकिन अस्तर अभी भी थोड़ा जर्जर था। चूयू की टकटकी जीशी के लिए तैयार की गई थी क्योंकि उसने धीरे धीरे अपना बागा उतार दिया था। उनका रंग नेत्रहीन रूप से पीला था। चूयू का सामना झाइशी के मोर्चे पर कर रहा था और वह अपनी पीठ की स्थिति को नहीं देख सकता था, लेकिन जब उसने लू किंगन की ब्रो रिंकल को देखा और उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई तो चूयू के दिल की धड़कन का सामना करना पड़ा। घबराकर निगलते हुए उसने जीशी के पीछे जल्दी से चलने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। ... मांस साफ और अविवाहित था। मैं केवल बुरी तरह से कटे हुए त्वचा की कल्पना कर रहा था। शिजुन, तुम क्या कर रहे हो? चूयू चुपचाप जीशी की खूबसूरत पीठ और कोमल कमर को घूरते हुए धीरे से कहा। शिजुन, लू किंगन चुप था। उसने अपना हाथ उठाया और जीशी ने पीठ पर थपथपाया। अचानक नीली रोशनी जीशी के पीछे चमक गई। बिजली के आकार के पैटर्न उसकी पीठ के साथ बह गए, एक ठंडी बिजली की रोशनी को चमकते हुए, क्योंकि वे धीरे धीरे उस रास्ते का अनुसरण करते हैं जो मास्टर ने पता लगाया था। यह क्या है? लू किंगन ने फुसफुसाया। जब कोई व्यक्ति स्वर्गीय गड़गड़ाहट के अंडे से टकरा जाता है तो उसकी आत्मा की नसें क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। ये संकेत है। चूयू हैरान था। एक कल्टीवेटर की आत्मा नसें उसकी शक्ति की जड़ हैं। अगर उसकी आत्मा नसें क्षतिग्रस्त हो जाती है तो नायक का कोई भविष्य नहीं होता। लू किंगन ने पूरी तरह से जारी रखा, लेकिन उसकी आत्मा की नसों की मरम्मत करना असंभव नहीं है। किंतु के पिछले मिंग नदी में एक अमर वसंत है जो क्षतिग्रस्त आत्मा नसों को संभाला जा सकता है।
यू एयर, आप शी एयर को मिंग नदी में तुरंत ले जा सकते हैं। जब उसकी पीठ पर पैटर्न गायब हो गया हो तो वापस आओ। उद्धरण चिन्ह। चू यू अभी भी बुरी तरह से हिल गया था। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें झपकाईं। उम्मीद है कि लू किंगन उसे कुछ और संकेत देगा। लू किंगन ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपने सिर को सिर हिलाया, ये कहते हुए, मैं चू परिवार से निपटने में मदद करूंगा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लू किंगन एक निर्णायक व्यक्ति है, जिसके कार्य हवा के रूप में गड़गड़ाहट और तेज के रूप में शक्तिशाली हैं। ये गारंटी रॉक सॉलिड थी। यदि नायक अपंग हो जाता है तो उपन्यास पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। गीत चिंगी को काटने की उनकी इच्छा के बावजूद चू यू ने मारने के आग्रह का विरोध किया। अपने समझौते को ध्यान में रखते हुए वह जीशी को अपने बागे को वापस रखने में मदद करने के लिए चला गया। उसने धीरे से बच्चे के सिर पर हमला किया, व्यथित हो गया। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? जीशी चुपचाप दोनों के बीच बातचीत सुन रहा था। जीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। एक ठहराव के बाद वह चू यू को अपनी बाहों में ले गया और बड़बड़ाया, मैं नहीं चाहता था कि शिक्सियन मेरे लिए डरे। चू यू लगभग आंसू में फट गया। ये बिगड़ता हुआ बच्चा जो नखरे फेंकना पसंद करता है और प्यारा और कटा हुआ कार्य करता है, लेकिन वास्तव में वह एक वफादार कुत्ते की तरह है जो दूसरों को समझने में अच्छा है। यहाँ तक कि अगर कोई एक लालटेन पकड़े हुए पूरे देश में खोजा जाता है तो कोई इस तरह के बच्चे की तरह दूसरे को नहीं ढूंढ पाएगा। इस तरह के बच्चे को पालने में सक्षम होना अच्छा है, जैसा कि उसके मुड़े हुए हैं, ये भी अच्छा है। चू शेन के बारे में सोचते हुए चू यू ने एक पत्र छोड़ने का फैसला किया। जब वह समाप्त हो गया था तो इसके बारे में कुछ और सोचने के बाद उन्होंने पूरी तरह से कुछ और पंक्तियां लिखी। मुझे जल्दी से अपने शिदी के साथ एक बचाव मिशन पर जाना चाहिए। बिग ब्रदर, शांत रहो, ओवररिएक्ट मत करो और मिंग नदी पर भागो। चू यू ने तब जन शेंग को सक्रिय किया और जीशी के साथ छोड़ दिया। लू किंगन ने 2 बार पत्र को देखा, काफी शांति से। शांत चांदनी में उसका ठंडा, गंभीर चेहरा ठंडा हो गया, लेकिन फिर उसके होंठ अचानक घुमावदार हो गए। ठंड और शांत आंगन में घूमते हुए उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उनके हाथ ने अनजाने में अपनी कमर पर बुहेंग तलवार को छुआ। वह एक गुदगुदी में था जब अचानक एक परिचित प्रतिष्ठित आवाज अचानक उसके कान में लग रही थी। TSK.5 मैंने आपको कई वर्षों में नहीं देखा है, फिर भी आप अभी भी लोगों को घोटाला करना पसंद करते हैं। लू किंगन का चेहरा जम गया। आवाज अभी भी हंस रही थी। ऐसा लगता है कि मैं आपको नहीं जानता कि आप अभी भी बेवजह, मुझे लगता है कि आप एक अद्भुत घोटालेबाज हैं। अपने छोटे शिष्य को देखते हुए वह आपके द्वारा हुडवन किया गया और हल्कों में चारों ओर दौड़ने के लिए बनाया गया। उद्धरण चिन्ह। लू किंगन की उंगलियां जो बुनहेन के झुकाव को पकड़े हुए थी वे सफेद हो गईं और उनके होंठ कांप गए। बोलने में सक्षम होने से पहले कुछ समय लगा। कांपते हुए उन्होंने कहा, शेन नियान, उस मरने वाली आत्मा का वह अपने शरीर में पोषण कर रहा था, आखिरकार उसकी गहरी नींद से जाग गया। तारानकन 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 तारानकन। चू यू ने एक बार भी आराम किए बिना जीशी के साथ मिंगरिव तक उड़ान भरी। उसकी आंखें लगभग थकान के साथ लाल हो गईं। जीशी ने दोषी महसूस किया, लेकिन कुछ भी कहने के लिए चू यू को असुविधाजनक बनाने में बहुत शर्मिंदा था। वह केवल चू यू के खिलाफ रगड़ सकता था, कमजोर रूप से बाहर बुला रहा था, शिक्सियनिक। चू यू ने झटके शीशी के सिर को छुआ और एक गंभीर स्वर में कहा, क्या ये बहुत दर्दनाक है? जीशी फ्रॉस, वह इस सौम्यता के लिए इतना लालची था कि वह इसे जाने देने के लिए सहन नहीं कर सकता था। उन्होंने चू यू की कमर के चारों ओर अपनी बाहों को कस दिया और म्यूट कर दिया। ये बहुत दर्द होता है। 10 साल के लिए जीशी को असंख्य मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। दिन और रात वह चू यू को उसकी तरफ रखने के अनगिनत तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि उसे कैद करने की चरम पर जा रहा है, चाहे वह चाहे। अब उसके लिए सब कुछ प्राप्त करना इतना आसान था कि वह चाहता था कि उसने लगभग यह विश्वास नहीं करने की हिम्मत की कि यह सच था। ये बस इतना सुंदर था कि यह ऐसा था जैसे वह फिर से मकबरे के खंडहर में भ्रम में प्रवेश कर गया था। चू यू ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, पहाड़ों और नदियों को अपनी उड़ान की तलवार को देखते हुए। फिर वह एक निष्कर्ष पर पहुंचे और कहा, क्या हम नीचे जाएंगे और आराम करेंगे? जीशी ने जल्दी से सिर हिलाया। किंग तू के रास्ते के साथ वह चू यू को आराम करने का आग्रह कर रहा था, लेकिन चू यू के परेशान दिल ने उसे बिना सोए या आराम करने के बिना जारी रखा था। मिंग नदी किंग तू के दक्षिण में थी और उस क्षेत्र के साथ भाग गई। यह एक ऐसी नदी थी जो बहुत बड़ी नहीं थी और न ही बहुत छोटी थी। चू यू जीशी को ले जाने के लिए संयोग से एक छोटे से शहर के पास उतरा। शहर व्यवहारिक रूप से अब खाली था क्योंकि अधिकांश आबादी युद्ध की अग्रिम पंक्तियों से पीछे हटने के लिए अपनी इच्छा के खिलाफ अपने घरों को छोड़ देती थी। चू यू एक लंबे समय तक शहर में घूमता रहा, इससे पहले कि वह आखिरकार किसी के पास आ गया। यह एक बूढ़ा आदमी था। संभवतः अपनी उम्र के कारण वह अपनी मूल मिट्टी नहीं छोड़ना चाहता था। घने कपड़ों में लिपटे बूढ़े आदमी सड़क के साथ शॉक कर रहा था। चू यू ने जल्दबाजी की और मिंग नदी के अमर वसंत के बारे में पूछा। स्क्विंटिंग, बूढ़े आदमी ने दोनों को ऊपर और नीचे देखा। उनकी आवाज बुढ़ापे के साथ कर्कश थी,
मेरे दूसरे छोटे भाई ने मुझे बताया कि गर्म झरना उस पहाड़ के शीर्ष पर योना से अधिक होना चाहिए। जैसा कि चू यू ने जिस दिशा में इशारा किया, उसने दूरी में एक पहाड़ देखा। शिखर को धुंध के साथ कवर किया गया था और वह सोचता था कि यह कितना ऊंचा था। उस पर्वत को बादलों और धुंध के साथ साथ पूरे साल बर्फ और बर्फ में ढक दिया जाता है। तूफान का मौसम अभी और बार बार हिंसक तूफान गुस्से में होगा। यदि आप दोनों वहां जाना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। मैंने सुना है कि पहले एक काश्तकार था जो वहां गया था, लेकिन वह एक तूफान से बह गया था और मर गया था। कल्टीवेटर को टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। आप दोनों को सावधान रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। चू यू मुस्कुराया और उसे धन्यवाद दिया, फिर शहर से दूर चले जाने के साथ ही जीशी को अपने साथ ले गया। जीशी ने झपकी ली और चू यू के साफ और सुंदर प्रोफाइल को देखा। अचानक उसका दिल थोड़ा खुजली और बेचैन महसूस हुआ। वह चू यू के पास गया और उसे बिगाड़ दिया। शिक्सिन, मुझे भूख लगी है। चू यू ने उस पर एक साइडलॉन नजर डाली। जीशी ने अपने होठों को चाटा। उसकी जीभ की नोक चमकदार लाल थी और उसने अपने लाल होठों को एक आकर्षक तरीके से चाटा। मैं मछली खाना चाहता हूँ। चू यू एक पल के लिए रुक गया और फिर मुस्कुराया। ठीक है। जीशी की आंखें जलती हैं। वह अपना कदम उठाने वाला था जब चू यू ने एक नदी के सामने कदम रखा और पानी के अंदर देखा। चू यू ने कुछ म्यूट किया और फिर अपनी लंबी आस्तीन घुमाई। कुछ विस्फोट हुए और अचानक नदी से कई मछलियां उसके ऊपर हवा में निलंबित हो गईं। उद्धरण चिन्ह ... शीशोंग, आप क्या करने की सोच रहे हैं? जीशी को अचानक इस बारे में बुरा लग रहा था। चू यू ने धीरे से एक अग्नि तावीज निकाला और शांति से कहा, मछली खाओ। अध्याय 49। बस अपने मुंह का उपयोग करें। जीशी बहुत दुखी था। चू यू को पता था कि जीशी खुश क्यों नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि जीशी दुखी था कि चू यू खुश महसूस कर रहा था। उन्होंने मछली को साफ किया और मछली को पकाने के लिए एक रैक के साथ आग जलाई। अपने स्टोरेज रिंग में चारों ओर रगड़ते हुए उन्होंने कुछ समय पहले उस सीजनिंग को पाया जो उसने इसमें फेंक दिया था और एक एक करके मछली को सीजन करने के लिए उनका इस्तेमाल किया था। चू यू ने कहा, यदि आप कुछ अच्छी भुना हुआ मछली चाहते हैं तो आपको इसे धीमा करना होगा और तराजू को हटाना होगा और फिर इसे एक छोटी सी आग पर पकाएं, तब इसका स्वाद अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि जीशी ने चू यू बोलते हुए सुना, उसका मूड उठा। सोच समझकर चू यू को ऊपर और नीचे देख रहे हैं। जीशी के होंठ थोड़ा घुमावदार हैं। मैं सब कुछ सुनूंगा जो शिक्सिन कहता है। चू यू के सिर को झुका दिया गया था, इसलिए उसने जीशी की आंखों में खतरनाक चमक को नोटिस नहीं किया। जब उन्होंने मछली को धैर्यपूर्वक सीजन किया था तो उन्होंने अपना सिर उठाया। जीशी को देखते हुए जो उसके पास एक प्यारा, अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले छोटे बच्चे की तरह बैठा था, चू यू का दिल अचानक प्यार से भर गया था। यह आज्ञाकारी नजर, उस समय की तरह जब वह अभी भी एक प्यारा सा शौक था। अब जब आकाश अंधेरा हो रहा था तो जीशी पर आग से प्रकाश उसके चेहरे की विशेषताओं को और भी सुंदर बना दिया गया। चू यू का दिल जोर शोर से थका देने लगा और वह कुछ असहज महसूस कर रहा था। अरे नहीं, वो के लिए किया गया था। इस फेस कॉन 2 का दिल जो सुंदर चेहरों की बात करते समय बेहद कमजोर था, ने पाउंड करना शुरू कर दिया है। लंबे समय तक जीशी को घूरने के बाद चू यू धीरे धीरे उसके पास चला गया और बच्चे के सिर को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। उन्होंने कहा, एक बड़े व्यक्ति के एक बच्चे की तारीफ करते हुए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिदी ने इस बड़े पलक झपकते ही यह उम्मीद की थी। शीशोंग के लिए ये सिर्फ एक पलक झपकते ही हो सकता है। जीशी ने चू यू का हाथ लिया और उसे एक चुंबन के लिए अपने मुंह पर उठाया। उसकी आंखें अंधे हो गईं, लेकिन शिदी के लिए उन 10 साल के अंधेरे इतने लंबे थे कि वे लगभग अंतहीन लग रहे थे। जब तक उसने अंत देखा, अंत में चू यू था। चू यू स्तब्ध था। वह एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उस चीज के बारे में पूछा जो वह उसके दिल में चिंता कर रहा था। मैंने सुना कि आपके पहले वर्ष में आप थे। जीशी जानता था कि वह क्या पूछना चाहता था और मुस्कुराया। मैं पागल हो गया। वह इतना सीधा था कि चू यू कुछ हद तक असहज था। शिदी। जीशी ने चू यू को अपनी बाहों में ले लिया और जैसे कि वह अलग होने से नफरत करता था, उसने चू यू के चेहरे के पक्ष के खिलाफ अपना चेहरा रगड़ दिया। यही अन्य लोगों ने कहा। चू यू ने राहत की सांस ली और वह बस मुस्कुराने वाला था जब जीशी ने जारी रखा, लेकिन मैं वास्तव में पागल हो गया था। 1 वर्ष से अधिक समय तक मुझे जो याद आया वह ये था कि मैं मकबरे के खंडहर के बाहर शिक्सियन के लिए इंतजार कर रहा था। मैं तब तक इंतजार कर रहा था जब तक कि 4 सीजन मकबरे के खंडहर के बाहर नहीं गए। जब शरद ऋतु आए तो मैंने अचानक अपनी इंद्रियों को फिर से हासिल कर लिया। मुझे याद नहीं था कि मैं इतने लंबे समय से क्या कर रहा था और मुझे ये भी याद नहीं था कि मकबरे खंडहर के अंदर क्या हुआ था। उद्धरण चिन्ह। उनका स्वर बहुत शांत था, लेकिन उनके शब्दों ने चू यू के दिल में दर्द किया। कितना दर्दनाक रहा होगा। जीशी ने उसे थोड़ा तंग किया और म्यूट कर लिया। मैं वास्तव में कुछ भी याद नहीं कर सकता था। इतने लंबे समय तक मैं सब कुछ सोच सकता था कि शिक्सियन। चू यू को और भी दुखी महसूस हुआ। ठीक है, आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। चू यू मूल रूप से शीशी से पूछना चाहता था कि वह इन सभी वर्षों में क्या कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से जीशी ने अभी अभी बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन चू यू पहले से ही कोई और सुनने के लिए सहन नहीं कर सकता था।
चूयू को बहुत कसकर रखा गया था और वह सांस नहीं ले सकता था। उन्होंने जीशी की पीठ को थपथपाया और कहा, थोड़ा नुकसान में। शिदी, आपको शिक्सियन क्यों पसंद है? क्योंकि शीजोंग बहुत गर्म है। जीशी विचार में डूब गया। अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, शिक्सियन मेरे लिए बहुत अच्छा है। शिक्सियन बहुत अद्भुत है। वह सब कुछ है जो शिदी को प्यार करता है। मैं हमेशा के लिए शीजोंग के साथ रहना चाहता हूँ और कभी अलग नहीं करता। उद्धरण चिन्ह, कभी भी जीवन भर के लिए अलग करने के लिए। परिवार की तरह चूयू का दिमाग अपनी मूल दुनिया में अपने रिश्तेदारों के पास भटक गया। एक बेकार पिता जो पूरे दिन घर पर था, नशे में पिटाए और अपनी सौतेली माँ को कोसने के लिए। और चूंकि उसकी सौतेली माँ के पास खुद के बच्चे थे, इसलिए वह उसके लिए निर्दयी थी और उसके गायब होने का इंतजार नहीं कर सकती थी। ... वास्तव में एक निश्चित दृष्टिकोण से उनकी सौतेली माँ की इच्छा प्रदान की गई है। जीशी की तरह उन्होंने अपने कई करीबी रिश्तेदारों की देखभाल और स्नेह का अनुभव नहीं किया। सौभाग्य से वो प्रकृति में आशावादी था और उसका व्यक्तित्व विकृत नहीं हुआ। जब उन्होंने जीशी का ख्याल रखा तो चूयू ने अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा किया कि कैसे जीशी वेल का इलाज किया जाए, उसकी रक्षा की जाए और उसकी देखभाल की जाए। और अब जीशी चूयू का इलाज करके, उसकी रक्षा करने और उसकी देखभाल करके चूयू की नकल करने की कोशिश कर रहा था। ये सभी चीजें हैं जो उनके तथाकथित परिवार ने उनके लिए नहीं किया है। चूयू ने इसके बारे में सोचा और अचानक कुछ संदेह हुआ। अब और उनकी मूल दुनिया में उनकी स्थिति के विपरीत क्या पुस्तक के अंदर रहना बेहतर नहीं होगा? उन्होंने अपनी दुनिया में वापस जाने के लक्ष्य के साथ क्यों शुरुआत की और अधिक अंक प्राप्त करने की सख्त कोशिश की? वह गुप्त रूप से हमेशा इस बारे में भ्रमित था कि क्या उसे जीशी के साथ रहना चाहिए या अपनी मूल दुनिया में वापस जाना चाहिए। इस बारे में भ्रमित होने की जरूरत नहीं थी। अचानक चूयू को ताज़ा लगा। मुस्कुराते हुए उसने जीशी की ठुड्डी पर हमला किया। ठीक है, फिर हम हमेशा एक साथ रहेंगे। ये पहली बार था जब चूयू ने इस सवाल का सीधे जवाब दिया है। जीशी को इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी और उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। अपना मुंह खोलते हुए उसने कहा, शिक्सिन, आपने अभी क्या कहा था? क्या आप कृपया इसे फिर से कह सकते हैं? उसकी आंखों को उत्साह के साथ देखते हुए चूयू ने आह भरी। यह शायद उसका पूरा जीवन कैसा होने वाला था। उन्होंने धैर्यपूर्वक दोहराया, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। जीशी ने अचानक चूयू को जमीन पर फेंक दिया। ऐसा नहीं है कि वह अभी चूयू को पकड़ना शुरू करना चाहता था, वह बस चरम के लिए उत्साहित था और बस चूयू को अपनी बाहों में पकड़ना चाहता था, जाने के लिए अनिच्छुक था। चूयू के सिर बजाए और दर्द के आंसू उसकी आंखें भर गए। वह अपने इंद्रियों को वापस पाने से पहले एक लंबे समय तक अंधेरे आकाश को देखता रहा। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन डांटता है, ये व्यवहार करने के लिए किस तरह का है? उठो, जीशी अभी भी जाने नहीं देगा। चूयू उस जगह पर अपनी गर्दन पर गीलापन महसूस कर सकता था जहां जीशी ने अपना सिर दफनाया था। वह निगल गया कि वह क्या कहने वाला था। जीशी की पीठ पर हमला करते हुए उन्होंने गंभीरता से अपने स्वभाव की तुलना की और इस विचार पर थोड़ा उदास महसूस किया कि जीशी गौम था। 3 जमीन ठंडी थी, हवा एक जली हुई गंध से भरी हुई थी। उसके शरीर के ऊपर वजन बहुत भारी था और आकाश बादल भी था। हिलना अच्छा नहीं था। इंतजार। चूयू, जो वूल्गथिंग कर रहा था, तुरंत अपने इंद्रियों पर लौट आया और उछला। द फिश। एक गहन दिल से दिल की बात करने और धैर्य से एक आलिंगन में झूठ बोलने का नतीजा ये था कि सभी मछली पूरी तरह से जल गई थी। चूयू ने आग पर झुककर हताशा में उस पर पकाया। जीशी, आंखें चमकती हुई, उसके बगल में नीचे गिर गई। शिक्सिन ने मछली खाने के मेरे अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। अब जब मछली जला दी गई है, तो क्या आप मुझे मुआवजा देने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। चूयू ने शांति से इसे बुझाने के लिए आग पर एक शाखा को टटोल दिया, अपने हाथों को धूल चटा दी और खड़े हो गए। उन्होंने जीशी को ठंड से व्याख्यान दिया, आप पहले से ही एक कोर गठन की खेती करने वाले हैं, लेकिन आप अभी भी दिन भर मछली खाने के बारे में बात करते हैं। जीशी ने असहाय रूप से कहा, अगर मैं कहता हूं कि मैं शीजोंग खाना चाहता हूं, तो क्या शीजोंग तैयार होगा? चूयू के चेहरे पर अभिव्यक्ति में बदलाव नहीं हुआ और उन्होंने जीशी के प्रश्न को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, चलो चले और देखें कि इस पर्वत के साथ क्या सौदा है। बोलने के बाद चूयू ने ज़नशेंग को फिर से शुरू किया और ऊंचे पहाड़ के लिए उड़ान भरी जिसे बूढ़े ने संकेत दिया था। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि पहाड़ बहुत करीब था, लेकिन यह वास्तव में बहुत दूर था। चूयू की गति के साथ उसे वहां पहुंचने में लगभग आधा दिन लग गया। पहाड़ के पैर से ऊपर पहाड़ वास्तव में बहुत ऊंचा था। चूयू ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर एक बाधा को सक्रिय कर दिया। वे बादलों में अपनी तलवार पर उड़ गए, लेकिन एक पल बाद ज़नशेंग पर 2 लोगों ने गड़गड़ाहट की बेहोश ध्वनि और एक तेज हवा को उड़ा दिया। चूयू ने उनके ऊपर के क्षेत्र की जांच करने के लिए एक मार्गदर्शक तावीज फेंक दिया और कोई असामान्यता नहीं देखी। इस प्रकार चूयू ने झाइशी को पहाड़ के शीर्ष की ओर उड़ते हुए अपने साथ ले लिया। वे केवल कुछ फीट उड़ गए थे जब अचानक तेज हवा और बिजली बादलों से आ गई थी। जीशी, जो चूयू के पीछे आलसी झुक रहा था, ने अपने हाथ की लहर के साथ हवा और गड़गड़ाहट को एक तरफ कर दिया। जीशी उसकी रखवाली करने के साथ
चार चूयू को और अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ और उन्हें बादलों में गहराई से ले गया। दृश्यों को अचानक से काफी बदलाव करने में देर नहीं लगी। बादलों की परत से परे एक छोटी पहाड़ी की छत थी जो हरी घास और पेड़ों के एक छोटे से क्लस्टर से ढकी थी। एक धुंधली गर्म झरना पेड़ों और फूलों से घिरा हुआ था। चूयू ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और चारों ओर देखा। हैरान हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा उसके आधार पर मैंने सोचा कि यह पहाड़ वास्तव में खतरनाक था। जीशी उदासीन था। साधारण नश्वर हर जगह अफवाहें फैलाते हैं और हर बार यह गुजरता है, यह अधिक से अधिक रंगीन हो जाता है। SHIXIONG वास्तव में उस पर विश्वास करता था। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, शिजुन ने कहा कि इस जगह में एक शक्तिशाली अमर वसंत है। यहाँ कैसे कुछ भी खतरनाक नहीं है। चूयू को अभी भी इस जगह के बारे में कुछ संदेह था। उपन्यास की दुनिया के नियमों के अनुसार प्रत्येक रहस्यमय खजाने में हमेशा एक पौराणिक जानवर होता था। यदि कोई अभिभावक नहीं होता तो उसके चारों ओर एक प्राचीन गठन अवरोध होता। ये कैसे आसान हो सकता है। जीशी एक पल के लिए चुप था और फिर अपना सिर दूर कर दिया। ... शिजुन बस कुछ बना रहा था। अगर वास्तव में यहाँ कुछ शक्तिशाली था तो शिजुन भयानक होगा। चूयू ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और उस जगह का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया, ये पुष्टि करते हुए कि यह वास्तव में समशीतोष्ण और परिष्कृत आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक जगह थी जिसके द्वारा आना मुश्किल था। उन्होंने निराशा के साथ आहें भरी और शीशी को हॉट स्प्रिंग में ले गए। बस अब जब वे हवा में थी तब उतरे। एक विभाजन सेकंड में एक धुंधला कोहरा था, लेकिन अगली सांस में हवा अचानक गर्म और आर्द्र हो गई। वसंत का निरीक्षण करने के बाद चू ने सख्ती से कहा, शिदी, अंदर जाओ। मैं एक सुरक्षात्मक बाधा के साथ बाहर गार्ड खड़ा करूंगा। जीशी ने चूयू की गंभीर अभिव्यक्ति को देखा और एक नुकसान में था। ... क्या किया जाना है? जाहिर है वे यहाँ दुनिया में एक परवाह के बिना खुशी से खेलने के लिए थे। सुखद ढंग से शर्म की बात है और इत्मीनान से, लेकिन शिक्सियन बहुत गंभीर था। जीशी अवाक हो गया था। एक समय के बाद उन्होंने कहा, शीजोंग, ये यहाँ के आसपास बहुत सुरक्षित है। चूयू, हुआ। जीशी, शिदी अकेले एक गर्म झरने में प्रवेश करने से डरता है। चूयू ने कहा, हाँ, फिर मैं आपका साथ देने के लिए एक राक्षस को पकड़ूंगा। जीशी ने जल्दी से चूयू को पकड़ लिया और एक अभिव्यक्ति के साथ, जैसे कि वह अन्याय कर रहा था, ने कहा, शिक्सियन को पता है कि शिदी का क्या मतलब है। शिक्सियन को भ्रमित होने का नाटक क्यों है? चूयू ने इस पर विचार किया और व्यंजनात्मक रूप से कहा, शिदी, अगर एक युवा और जोरदार आदमी स्नान साझा करता है तो आप अनिवार्य रूप से नियंत्रण से थोड़ा बाहर हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह ... शीजोंग अभी भी तैयार नहीं है। जीशी अचानक आंसू में फट गया। शिक्सियन ने कहा कि वह मुझे पसंद करता है और उसने कहा कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। आप हमेशा मुझे क्यों मना करते हैं? उद्धरण चिन्ह। चूयू ने कहा, एक घायल व्यक्ति किस तरह का हिंसक व्यायाम करना चाहता है? वसंत में जाएं और प्रतीक्षा करें। जीशी दुखी था। मूल रूप से उन्होंने चूयू के संकट का फायदा उठाने के लिए घायल होने का नाटक किया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसका नतीजा ये था कि जो मछली लगभग उसके मुंह में थी वह अचानक तैर गई। लेकिन अगर उसने अब सच कहा तो चूयू शायद उसे अनदेखा कर देगा। जीशी एक पल के लिए उदास था। उसने अपने वस्त्र उतार दिए और हॉट स्प्रिंग्स में भाग गए। वह पानी में नीचे नहीं डूब गया ताकि उसकी पीठ उजागर हो जाए और उसकी दुबली कमर आधी छिपी हुई और आधा पता चला। चूयू ज़नशेन को पकड़े हुए एक पेड़ के खिलाफ झुक गया और जीशी की पीठ पर देखा। ... बच्चा वास्तव में उदास लग रहा था। जीशी उसकी वजह से घायल हो गया था। चूयू के चेहरे पर अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उसका दिल थोड़ा हिल गया था और उसकी तर्जनी उंगली ने घबराहट पर टैप करना शुरू कर दिया था। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस तरह का संयम जो मूल रूप से हरम उपन्यास के प्रकार का नायक था, जो निहित एज सामग्री की मात्रा के लिए कुख्यात था, ये कठिन होना चाहिए, खासकर जब से चूयू हाल ही में उसके साथ रहा है। बस जीशी को थोड़ा संतुष्ट करना, ये ठीक होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। लंबे समय तक इस दुविधा से जूझने के बाद चूयू ने जीशी की आवाज सुनी, शीजोंग। वह पीछे नहीं दिखता था और ध्वनि नर्म थी। उनकी स्पष्ट आवाज लग रही थी जैसे कि उन्हें बेहद अन्याय महसूस हुआ। चूयू के दिल की धड़कन ने कंपन किया। उसने एक गहरी सांस ली, अपने दांतों को जकड़ लिया और करीब कदम रखा। गर्म झरने के बगल में एक फिसलन बोल्डर पर खड़े होकर उन्होंने गर्मजोशी से कहा, तब तक रुको जब तक आपका शरीर ठीक नहीं हो जाता। अब अच्छा समय नहीं है। एक ठहराव के बाद चूयू ने थोड़ी खांसी दी। यदि आवश्यक हो तो 5 लड़कियां आपकी मदद कर सकती हैं। जीशी चुप रहा। चूयू एक नुकसान में था। नीचे घुटने टेकते हुए उसने जीशी के सिर पर एक हाथ फैलाया। अच्छा हो, मत करो। उसका हाथ पकड़ा गया था और उसे गर्म झरने में खींच लिया गया था। गर्म पानी ने तुरंत उसके पूरे शरीर को भिगो दिया। चूयू ने एक गहरी सांस ली। वह सिर्फ जीशी को उचित व्यवहार के बारे में शिक्षित करने वाला था जब जीशी ने बोल्डर के किनारे के खिलाफ चूयू के शरीर को दबाया। उनके शरीर को एक दूसरे के खिलाफ दबाया गया था जिसमें बीच में कोई अंतर नहीं था। जीशी ने ईमानदारी से मुस्कुराया। उन्होंने चूयू के हाथ को अपनी पीठ के पीछे पिन किया और चूयू की ठुड्डी को उठा लिया।
कम आवाज में जीशी ने कहा, शीजोंग, आप अपने दम पर यहाँ आ गए। चू यू का चेहरा अभिव्यक्ति रहित था। जाने दो, जीशी ने एक बहरा कान बदल दिया। चू यू के पैरों के बीच एक पैर को निचोड़ते हुए उन्होंने झपकी ली और कहा, ऐसा लगता है कि शिक्सियन को दोषी लगता है और फिर भी मुझे मुआवजा देने के लिए पहल करने के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस होता है, इसलिए कृपया अपने शिदी को खुद का दावा करने दें। चू यू को अपना सिर उठाने के लिए मजबूर किया गया था। उसके होंठ पतले हो गए क्योंकि उसने जीशी में दुली दिखने के लिए अपनी आंखें संकुचित कर दी। इससे पहले कि जीशी ने उसे गाद से पकड़ा और उसे पानी में खींच लिया, उसकी तारों वाली स्प्लेंडर हेयरपिन एक अज्ञात कोने में गिर गया था ताकि उसके ठीक काले बाल नीचे बह रहे हों, उसके चेहरे और गर्दन से गीले होकर चिपके हुए। काले बाल उसकी त्वचा के साथ खूबसूरती से विपरीत थे जो बर्फ के रूप में सफेद था। उनके कपड़े अव्यवस्थित थे और एक मजबूत सफेद छाती का खुलासा करते हुए थोड़ा खुला हो गया था। जीशी झपकी और चू यू के रोसी चेहरे और उसके नम लाल होठों को देखकर देखा जो थोड़ा सा भाग गया था। ये दृश्य परिचित था, लेकिन जहां एक बार वह ऐसा नहीं कर सकता था जो वह करना चाहता था, अब वह ऐसा कर सकता है। जीशी ने अपना सिर और बिट चू यू के होंठ को नीचे कर दिया। एक कोमल चुंबन धीरे धीरे एक भावुक बल 5 फ्रेंच चुंबन में बदल गया। जीशी के हाथ चू यू की पीठ पर फिसल गए और उनके दो शवों ने गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के खिलाफ रगड़ दिया। दोनों ने थोड़ी तेजी से सांस लेने लगे। जीशी की आंखें चमकती हैं। चू यू के संवेदनशील स्थान को याद करते हुए उन्होंने अपना सिर नीचे कर दिया और चू यू के एडम के सेब को चिढ़ाते हुए चाटा। चू यू ने अपना सिर उठाया। उसके हाथ अनजाने में फ्लेक्स कर रहे थे और उसने अपने दिमाग को खाली कर देना शुरू कर दिया। जंगली आनंद का एक कड़ा उसके दिल के नीचे से अपना रास्ता घायल कर देता है, अनदेखा करना असंभव है। ... आखिरकार वह एक भिक्षु 6 नहीं था जिसने संयम का अभ्यास किया। चू यू स्पष्ट रूप से अपने निचले पेट के खिलाफ कुछ दबाव महसूस कर सकता है जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता है। एक पल के लिए उसने महसूस किया कि चक्कर आ गया और अचानक उबर गया और जीशी को दूर धकेल दिया। जीशी स्तब्ध था। शीजोंग, चू यू ने अपने माथे को गूंद दिया। दुर्व्यवहार मत करो, आपका शरीर अभी भी ठीक नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है। जीशी रोना चाहता था। शिक्सियन, वास्तव में चू यू भी एक आदमी है। ये जानकर कि इस समय कितना असहज किया जाना है, वह अपने दांतों को जमीन पर ले जाता है और एक निर्मम दिल के साथ कहा, पृष्ठ 20 सही है। पृष्ठ 20 सही। जीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति अजीब थी। वास्तव में शीजोंग, चू यू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ मुंह का उपयोग कर रहा है, क्या यह नहीं है? अध्याय 50 हॉट स्प्रिंग के पानी में फिसलना और फिसलना। गर्म झरने के बगल में जमीन सपाट थी। बशफुल चू यू ने जीशी को वहां बैठा दिया क्योंकि उसका चेहरा अपनी बेशर्मी पर जल गया था। चू यू ने एक गहरी सांस ली। आगे के एक क्षण में मैं इस पर सहमत हो गया। सौभाग्य से ये हॉट स्प्रिंग्स में भाप से भरा था, इसलिए जीशी अपने चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा हो। चू यू ने अपने सामने की चीज को देखने के लिए अपनी आंखें नीचे कर दी। जीशी का छोटा भाई, जो जीशी के परिष्कृत उत्कृष्ट अच्छे लुक से पूरी तरह से अलग था और वास्तव में बहुत कम नहीं था। उनका बड़ा भाई बैंगनी और भयंकर दिखने वाला था। इसके विपरीत जो कोई उम्मीद कर सकता है, जीशी बहुत चिंतित था। उसका चेहरा चमकदार लाल रंग का था। शिक्सियन, आपको खुद को मजबूर नहीं करना है। इस वजह से चू यू ने तुरंत पीछे हटने की अपनी योजना को छोड़ दिया। उसे बगल में नजर में शूटिंग करते हुए चू यू ने पूछा, क्या आप वास्तव में इसे आजमाना नहीं चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जीशी ने अपना सिर झुकाया और फुसफुसाया, मैंने अभी ये लापरवाही से कहा। मैं वास्तव में वादा करने के लिए शिक्सियन की उम्मीद नहीं करता था। चू यू, उसका चेहरा अभिव्यक्तिहीन बिना किसी सज्जनता के जीशी के कॉमरेड को पकड़ने के लिए पहुंच गया। जीशी का चेहरा बदल गया और उसके हाथ जो जमीन पर आराम कर रहे थे मुट्ठी में कल कर रहे थे। हौंफते हुए उसकी आंखें धुंधली हो रही हैं। शीजोंग, गर्म वसंत के पानी में फिसलना और फिसलना। एक मछली को कुशलता से तैयार किया गया था, फिर पकाया गया और खाया गया। मैं शीजोंग को सुनूंगा क्योंकि मैं एक प्यारा सा जीशी हूँ। जीवन का महान सद्भाव। तारांकन 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 तारांकन। एक अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ चू यू ने टिप्पणियों के बैराज को देखा जो उसकी दृष्टि में बाढ़ आ रहा था। यह आकाश को बाहर निकालने और पृथ्वी को कवर करने के लिए पर्याप्त था। यूजर म्याओ म्याओ। तारांकन उत्सव में बिखरे हुए फूल। तारांकन अंत में मछली को फिर से खाया गया। जोर 2 अंक। यूजर ट्रीटमेंट नीडेड। आप जानते हैं, हॉट स्प्रिंग्स और फिश सबसे अच्छा मैच है। जोर 2 अंक। USERSESAMEMPLING। द ट्रूथ इन शिक्सियन के दिल। आओ मेरे ऊपर चढ़ो आमने सामने। जोर 2 अंक। यूजर हम जस्टाइट इम्पेरियल किंग क्यूबन। गर्म और मसालेदार मछली क्या शीरी स्वादिष्ट है। _3 जोर 2 अंक। जोर 2 अंक। सिस्टम, यदि आप बैराज को बंद नहीं करते हैं तो हम नहीं खेल सकते। सिस्टम में कुछ मामूली शिकायतें हैं। मैंने पहले ही कुछ दिनों के लिए बैराज को स्थगित करके मेजबान की मदद की है ताकि वह खेल सके। इस व्यक्ति ने वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ किया है।
चू यू, धन्यवाद। वैसे इस व्यक्ति की बात करते हुए, क्या आप एक इंसान हैं? सिस्टम ने एक नर्म टेढ़े ध्वनि बनाई। चू यू चुप था। ऐसा लगता है कि चूंकि वो और जीशी प्यार में पड़ गए, सिस्टम वास्तव में एक फुजोशीवन प्रणाली में बदल गया। उसके पीछे के व्यक्ति ने एक नर्म आवाज की और उसकी कमर को पकड़े हुए हाथ ने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। जीशी ने चू यू के कान में बात की। उसकी सांस गर्म हो गई। शिक्सियन एक टकटकी में क्यों है? चू यू ने जीशी में साइडलॉन को देखा। अपने विचारों को अपनी तलवार पर केंद्रित करते हुए उन्होंने सोचा कि अभी क्या हुआ था। उन्होंने कई दिनों तक पहाड़ की चोटी पर खेलना समाप्त कर दिया था। जीशी का रंग अब्रोसी था, लेकिन चू यू को सूखा और कमजोर महसूस हुआ। जीशी की चोट के बारे में क्या? खुद को रोकने के लिए क्या हुआ था? क्या ये चू यू का बुरा परिणाम था जो कि बहुत लंबे समय के लिए जीशी अब्सटेन कर रहा था? चू यू ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि कल आधी रात तक वे कैसे उलझ गए थे। अब उसकी कमर में दर्द हो गया और उसके पैर कमजोर महसूस हुए। ये स्पष्ट रूप से इस शिक्षण में एक गलती थी, उच्चतम क्रम का एक विस्फोट। संयम पर किसी भी आग्रह का केवल विपरीत प्रभाव पड़ेगा और अंत में जो सबसे दयनीय होगा वह उसे होगा। जीशी झपकी। चू यू की थोड़ी को उठाते हुए जीशी ने अपने होठों पर एक पन प्रकाश चुंबन दबाया। शिक्सियन सोच क्या है? आपने शिदी को कुछ भी नहीं कहा। चू यू ने गंभीरता से अपना हाथ दूर कर लिया। बंद करो, चारों ओर गड़बड़ करना बंद करो, बेतरतीब ढंग से पंजे मत करो और मुझे चूमो। जीशी अभी भी प्यारा अभिनय कर रहा था। शीजोंग सोच क्या है? उद्धरण चिन्ह ... मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि प्राकृतिक जरूरतों के लिए भत्ते बनाना ठीक से सम्मान करने और जीवन को स्वीकार करने के समान है। जीवन ऐसा ही है, इसलिए कभी कभी ये तीव्र और उन्मत्त होता है, कभी कभी यह कोमल और हल्का होता है। एक अराजक तनावपूर्ण क्षण में उचित विश्राम आवश्यक है। जब ये बहुत सुस्त होता है तो एक उचित समायोजन की भी आवश्यकता होती है। भविष्य में शरीर और आत्मा के उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। जीशी उलझन में लग रहा था। शीजोंग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? चू यू गंभीर लग रहा था और अपनी पीठ को मोड़ दिया, चुप हो गया। कौन जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है? डिंग। इस प्रणाली ने संकेत दिया। मेजबान का अर्थ टिल्ड है, टिल्ड उसके और नायक की मृत्यु से बचने के लिए बिस्तर में यौन थकावट से बचने के लिए टिल्ड भविष्य में वह नियमित रूप से नायक की प्रगति से इनकार नहीं करता है टिल्ड। चू यू। हाँ, तारानकन। किंग 2 में लौटने से पहले चू यू ने पहली बार तियान युआन संप्रदाय की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछताछ की। सॉन्ग जिंगी बाहर नहीं आया और गीत युवानजुओ अभी भी संप्रदाय के मास्टर की सीट पर बैठे रहने में कामयाब रहे। चू यू थोड़ा निराश था। 1 दर्जन से अधिक दिनों तक जाने के बाद चू शेंग क्या सोच रहा था, इस बारे में चू यू चिंतित था। चू यू ने तब ब्रूसिक्यूली ने शिविर के तियान युआन संप्रदाय खंड में क्लिंग जीशी को धक्का दिया और जल्दी से चू परिवार के शिविर में वापस आ गए। उन्हें 1 दर्जन से अधिक दिनों से नहीं देखा गया था, इसलिए जब चौ परिवार के जूनियर सदस्यों ने चो यू को देखा तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए उसे खाली कर दिया, फिर कहा, तीसरा युवा मास्टर, ये देखना अच्छा है कि आप वापस आ गए हैं। चू यू ने एक अलग तरीके से सिर हिलाया। मूल चू यू के सामान्य लालित्य और ठंडे प्रदर्शन को बनाए रखा। वह चू शेंग के कमरे में जल्दी से चला गया, एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर दरवाजा खटखटाया। उद्धरण चिन्ह ... बड़ा भाई, मैं वापस आ गया हूँ, क्या तुम वहाँ हो? एक लंबे समय के बाद दरवाजा खुला धकेल दिया गया। चू शेंग को कसकर गले लगा लिया गया क्योंकि चू शेंग ने एक नर्म आवाज के साथ बात की थी जो कि आक्रोश से भर गई थी, क्योंकि उसने कहा था, छोटे भाई, आप मुझे माने जा रहे हैं? फिर एक पत्र लिखना। क्या वह बच्चा अभी भी जीवित है? चू यू आश्चर्यचकित था। क्या चू शेंग वास्तव में जीशी के बारे में चिंतित हो सकता है? यह अच्छा होगा यदि चू शेंग और जीशी के बीच संबंध में सुधार हुआ। चू यू ने जल्दी से सिर हिलाया। वह जोरदार और जीवंत है। 2 चू शेंग की तेज आंखों को चू यू की गर्दन पर खराब छिपे हुए निशान खींचे गए थे। एक पल के बाद चू शेंग ने सैनहू को आकर्षित किया। मरा नहीं, वह नहीं मर गया। चू यू ने तब चू शेंग को खींच लिया, जो स्पष्ट रूप से एक निश्चित व्यक्ति की हत्या करना चाहता था, वापस कमरे में। ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी उसके बारे में बहुत सोचा था। चू शेंग सिर्फ जीशी के मरने के लिए आगे देख रहा था। 3 जब चू यू कमरे में प्रवेश किया तो वह स्याही की एक मजबूत खुशबू को सूंघ सकता था। चारों ओर देखते हुए उसने देखा कि कमरा सुलेख और चित्रों की चादरों से भरा था। चू यू ने एक पेंटिंग उठाई। चित्र में व्यक्ति एक अमर की तरह शुद्ध और ठंडा लग रहा था। विवरण उत्तम थे और ब्रशवर्क पीले सुंदर था। कुल मिलाकर चित्र काफी ज्वलंत और आजीवन था। किसी को यह महसूस करने के लिए बहुत बारीकी से जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि चित्र में चित्रित महान, शांत, सुरुचिपूर्ण और शानदार व्यक्ति इस योग्य चू यू के अलावा कोई नहीं था। पेंटिंग के बगल में कागज का एक टुकड़ा था जो चू यू और छोटे भाई शब्दों के साथ घनी रूप से पैक किया गया था। बार बार एक दूसरे के साथ बारी बारी से लिखा गया था। प्रत्येक शब्द शक्तिशाली भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। शब्द भी खून के आंसू रोने लगे थे। चू यू फिर से। अब चारों ओर देखने की जरूरत नहीं थी।
इस कमरे में पेंटिंग और सुलेख स्पष्ट रूप से उसके बारे में थे। अगर चू यू को चू शेंग के स्वभाव को नहीं पता था और इसका कारण यह है कि वह इस चू यू की तरह काम करता है, तो आश्चर्य होगा कि चू शेंग वास्तव में अपने छोटे भाई को पसंद करता है या नहीं। चू यू मदद नहीं कर सकता है, लेकिन पूछे, बिग ब्रदर, इन पिछले दर्जन दिनों में निश्चित रूप से आप अपने कमरे में लिखे गए हैं और पूरे समय इन चीजों को चित्रित करते हैं, है ना? चू शेंग उसकी आंखों में आंसू के साथ सिर हिलाया। वास्तव में ये पिछले 10 वर्षों में जब भी मैंने आपके बारे में सोचा, मेरे भाई, ये हमेशा इस तरह बन जाएगा। क्या मेरा छोटा भाई एक नजर रखना चाहता है? चू यू, कोई जरूरत नहीं है। वह अवाक था क्योंकि उसके सभी शब्द उसके गले में फंस गए थे। जब उन्होंने उन 10 वर्षों का उल्लेख किया था तो चू यू को थोड़ा शर्म महसूस हुई। ये सिर्फ सीशी नहीं था जो पीड़ित था, ये पूरा चू परिवार भी था। अपनी मूल दुनिया में वह कभी भी अपने परिवार के प्यार को प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन इस दुनिया में उन्होंने इसे पूरी तरह से प्राप्त किया, यहाँ तक कि उनकी अपेक्षाओं को कई बार पार करने के बिंदु तक। चू यू थोड़ा दुखी महसूस हुआ। अपनी आंखें झपकाते हुए उसने चू शेंग के कंधे को थपथपाया। बड़े भाई, मैं फिर से नहीं छोड़ता। मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ूंगा। मैं सीशी नहीं छोड़ूंगा। मैं चू परिवार नहीं छोड़ूंगा। मुझे चू परिवार के पिता को फिर से जीवित करने का एक तरीका खोजने की भी आवश्यकता है। चू शेंग उनके शब्दों से चौंक गए और उनके दिल में बेचैनी की भावना अचानक गायब हो गई। चू यू को हथियारों में पकड़े हुए चू शेंग ने खुशी से गूंद दिया और चू यू के चेहरे को चुटकी दी। छोटे भाई, मेरी चोट लगभग ठीक हो गई है। दस्तक, दस्तक, दस्तक। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई जिसने चू शेंग के भाषण को रोक दिया। उत्साहित चू शेंग बाधित होने पर बिल्कुल भी खुश नहीं था। स्काउलिंग, उन्होंने कहा, ये कौन है? बाहर से एक कोमल आवाज आई, भाई चू, यह आपकी नियुक्ति का दिन है। मैं आपकी हड्डी को सेट करने और आपको जहर हटाने में मदद करने के लिए आया हूँ। चू शेंग के चेहरे पर अभिव्यक्ति मुड़ गई। आपके साथ एक नियुक्ति किसने की? छोड़ दो। चू यू हैरान था। अपनी हड्डी सेट करें, जहर निकालें। बड़ा भाई, क्या चल रहा है? क्या वह चू परिवार का युवा मास्टर है? नर्म आवाज जो एक वसंत की हवा की तरह थी, एक कोमल अनहोनी स्वर में कहा। उस दिन बड़े भाई चू जल्दी में छोड़ गए थे और लोगों के लिए बहुत तेज था कि वह उनसे कुछ भी कहे। उन्हें एक राक्षसी कल्टीवेटर द्वारा हमला किया गया और कंधे पर एक हिट मिला। तलवार की हड़ताल काफी भयंकर थी जब भाई चू ने इसका मुकाबला किया। उद्धरण चिन्ह, चुप रहो। चू शेंग के चेहरे पर अभिव्यक्ति एग्रियर और एग्रिया हो रही थी। दरवाजा खोलते हुए वह उसके सामने वाले व्यक्ति को घूरता रहा, अभिव्यक्तिहीन दिखाई देने के लिए अपने तथ्य को स्कूली। वह व्यक्ति जैड की तरह स्पष्ट, उज्ज्वल और कोमल लग रहा था। उसकी आंखों के कोनों को बदल दिया गया था जैसे कि वह हमेशा मुस्कुरा रहा था, जिससे लोगों को उसके प्रति किसी भी द्वेष को महसूस करना मुश्किल हो गया। चू यू ने उसे देखा और देखा कि कुछ याद आ रहा था। तुम्हारी लोमड़ी कहाँ है? फू चोंगी ने एक पल के लिए उसे खाली कर दिया, फिर वह हंसा। ये भाई चू को बहुत पसंद करता है, इस बिंदु पर कि यह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन जब भी वह उसे देखता है उसके करीब जाना चाहता है। हालांकि भाई चू मेरी लोमड़ी की तरह नहीं है और मुझे चू परिवार द्वारा पीटने से डरते हैं, इसलिए मैंने उसे अपने साथ नहीं लाया। उद्धरण चिन्ह। फू चोंगी को देखकर धैर्य से इस घातक गंभीरता के साथ मामलों की व्याख्या की गई कि चू यू को हंसने जैसा लगा। चू शेंग को फिर फू चोजी में देखते हुए उन्होंने कहा, कृपया जारी रखें। बस अब आप मेरे बड़े भाई के बारे में क्या कह रहे थे? उद्धरण चिन्ह। अब जब चू यू ने इस विषय पर बात की थी तो फू चोंगी को बहुत अधिक गले लगा लिया गया और जारी रखा गया। जब भाई चू ने राक्षसी कल्टीवेटर का मुकाबला किया तो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा जो उसे घायल कर दिया, उसका हाथ तोड़ दिया। चू शेंग ने फू चोंगी के मुंह को ढकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने चू यू को देखा। छोटे भाई, बड़े भाई का इस आदमी के साथ कुछ व्यक्तिगत व्यवसाय है। आपको जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। फू चोंगी ने झपकी ली और चित्रों से भरे कमरे में चारों ओर देखा। उन्हें देखकर वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन डूब गया। चू शेंग के हाथ को दूर करते हुए उन्होंने चेतावनी दी, भाई चू, मैंने आपको बताया कि आपके हाथ को आराम करने की आवश्यकता है, लेकिन आपका कमरा सुलेख और चित्रों से भरा है। यह चू शेंग ने लगभग अपनी तलवार खींची। मैंने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। आपका बाएं हाथ भी है। ये जानते हुए कि उसका सामान्य रूप से हल्के बड़े भाई किसी भी क्षण क्रोध के साथ विस्फोट करने वाले थे, चू यू ने अलविदा कहा और कमरे से बाहर निकल गया। अगर वह रुका होता तो चू शेंग अपने छोटे भाई के सामने डांटने पर और भी अधिक भड़क उठता और गुस्से में होता। उसका कमरा बेदाग साफ था। चू यू ने चू शेंग के उच्च स्तरीय घबराए हुए उपस्थिति के बारे में सोचा और मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपने सिर को हिलाकर हंसते हुए खुद को हिलाया। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को शांत करते हुए ध्यान में गहरे डूब गया। उन्हें नहीं पता था कि क्या ऐसा था, क्योंकि उन्हें शेंग नियान की आत्मा को ले जाने के बोझ से राहत मिली थी, लेकिन उनकी खेती तेजी से और तेज हो रही है। विशेष रूप से हाल ही में उनके पास एक बेहोश स्याही थी कि वह कोर गठन के देर चरण के लिए सफलता के बारे में था। चू यू ने थोड़ी देर के लिए इस पर प्रतिबिंबित किया,
तब तक बेवजह दो शब्द उसके दिमाग में दिखाई दिए, दोहरी खेती। क्या ये हो सकता है कि यह ज़ीशी का परिणाम जुताई और खेती का परिणाम था? 4. अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा था, जब ज़ीशी युवा था, तो चूयू ने महीनों तक हर दिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में भेजा था, इसलिए ज़ीशी की आध्यात्मिक ऊर्जा में चूयू की आध्यात्मिक ऊर्जा के कुछ अवशेष अभी भी होने की संभावना थी। 5. मौलिक खेती तकनीक का जल तत्व चूयू की खेती के साथ बहुत संगत था। इस तरह शायद उनकी आध्यात्मिक ऊर्जाओं ने उन्हें महसूस किए बिना विलय कर दिया और उन्होंने अनजाने में दोहरी खेती का अभ्यास किया। ये कैसे हुआ, इसके लिए उसे अगली बार पता लगाने के लिए इंतजार करना होगा। जैसा कि वह विचार में गहरा था, चूयू ने अचानक उसके पीछे एक परिचित आवाज सुनी, शिक्सियन। जैसा कि चूयू पहले से ही इसका आदी था, वह स्वचालित रूप से पीछे की ओर स्थानांतरित हो गया। जब वह गले लगा था तो ज़ीशी में झुक गया। उन्होंने दोहरी खेती के बारे में सोचना जारी रखा। ज़ीशी को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। चूयू के नर्म बालों को मारते हुए उन्होंने कहा, शिक्सियन के बारे में क्या सोच रहा है? चूयू अभी भी एक चिकने में था, इसलिए जब ज़ीशी ने उनसे एक सवाल पूछा तो उन्होंने स्वचालित रूप से जवाब दिया, दोहरी खेती। बोलने के बाद उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत था और तुरंत खुद को सही करने की कोशिश की। नहीं, मेरा मतलब है, मैं दो लोगों को दोहरी खेती करने के लिए उचित तरीके से प्रतिबिंबित कर रहा था। ज़ीशी एक पल के लिए अवाक था और फिर हंसने लगा। चूयू के कपड़ों के नीचे अपने हाथों को फिसलते हुए वह फुसफुसाया, शीजोंग मेरे साथ दोहरी खेती करना चाहता है। स्वाभाविक रूप से चूयू से कोई जवाब नहीं था। ये सोचने के लिए आओ, मुझे लगता है कि हाल ही में एक सफलता के संकेत हैं। ज़ीशी ने उस पर एक पल के लिए ध्यान किया, इससे पहले कि उसकी आंखें जलती हैं। स्वर्ग मेहनती को पुरस्कृत करता है। शीजोंग, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और एक साथ एक सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए। चूयू ने कहा, स्वर्ग मेहनती को पुरस्कृत करता है? आप किस प्रकार की परिश्रम के बारे में बात कर रहे हैं? अपने हाथों को वापस ले लो। कल रात पर्याप्त नहीं था। 3 दिनों के लिए अपने हाथों को अपने पास रखें। ज़ीशी ने अन्याय महसूस किया। उसने चूयू के कपड़ों के नीचे से अपने हाथों को पीछे हटाया, लेकिन उसे गले लगाना जारी रखा। शीजोंग 3 दिनों के लिए मेरे साथ वापस नहीं आ रहा है। हाँ, चूयू ने सिर हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हमेशा चू परिवार को ठंडे कंधे नहीं दे सकता है। चू शेंग, उस ब्रोको ने अपने छोटे भाई को इतना याद किया था कि उसने लगभग अपना दिमाग खो दिया। अतीत में चूयू को नर्म हृदय किया गया था, जब ये जानबूझकर या अनजाने में ज़ीशी के पास आया था। वह तियान युआन संप्रदाय के शिविर में वापस चला गया। चू शेंग ने ये सब देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा, भले ही वह इसके बारे में दुखी हो। इसलिए वह इस बात के लिए भी दोषी है कि वह हमेशा अपने जीवन में अन्य लोगों को कैसे ओवरबोर्ड कर रहा था। ज़ीशी को चूयू की दुविधा के बारे में पता था और इसलिए उसने उपद्रव नहीं किया। उन्होंने कहा, तब शिदी को रात के बीच में शिक्सियन के साथ निजी तौर पर मिलना होगा। थोड़ी देर के बाद चूयू उस विषय पर लौट आया जिसके बारे में वह सोच रहा था। गीत जिंगी का क्या हुआ? ज़ीशी ने कहा, वह चला गया है। शिजुन ने मुझे इसके बारे में बताया। उस दिन सभी बुजुर्गों के सामने गीत युवांझो ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल सॉम जिंगी की रक्षा करने की कोशिश करने के लिए किया था। जब चीजें एक सिर पर आ रही थी तो संप्रदाय की मास्टर पत्नी अंदर आ गई। संप्रदाय के मास्टर की पत्नी पिछले संप्रदाय के मास्टर की बेटी है। संप्रदाय के मास्टर की मृत्यु संप्रदाय के लिए हुई थी, इसलिए बुजुर्गों ने हमेशा गीत युवांझो के लिए उसके लिए 3 गुना अधिक सम्मान किया है। वह और गीत युवांझो ने गीत जिंगी की रक्षा करने के लिए एक साथ बात की और आखिरकार गीत जिंगी की प्रतिष्ठा की रक्षा करने में सक्षम थे। तब गीत जिंगी गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह, वह गायब हो गया। शायद गीत युआंझो ने उसे एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। शायद गीत जिंगी ये सहन नहीं कर सकता था कि वह अब कचरा था और खुद को मार डाला, लेकिन यह संभावना नहीं थी। ये देखकर कि युवांझो और उनकी पत्नी कैसे गीत जिंगी के बहुत ही सुरक्षात्मक थे, वे उसे इतनी आसानी से मारने नहीं देंगे। लंबे समय तक इस मामले के बारे में सोचने के बाद चूयू ने फैसला किया कि उसे अब इसकी परवाह नहीं है। वैसे भी सॉम जिंगी एक अपंग है और उसकी आध्यात्मिक नसों को अब बहाल नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि दुनिया में कई चूशु होंगे जो अपनी बर्बाद आध्यात्मिक नसों को बहाल करने में सक्षम हैं। उन्होंने पहले से ही कई दिनों तक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की थी। कल धर्मी और राक्षसी काश्तकारियों के बीच युद्ध का एक और दिन था। चूयू पहले से ही इसके लिए मानसिक रूप से तैयार था और वह रात को झीशी की बाहों में सोता था, उसके दिमाग में आसानी से। चूयू ने सोचा था कि आज की हाथापाई में जब तक कि चू परिवार के शिष्यों में से कोई भी नहीं मरता है, तब तक उन्हें लोगों को गर्म करने और लोगों पर जमकर हमला करने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना होगा। वह बस एक ही स्थान पर रह सकता है और देख सकता है कि राक्षसी काश्तकारियों को मार दिया जाए। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही अराजक लड़ाई शुरू हुई, चूयू एक पुराने परिचित में आने में कामयाब रहे। उसके विपरीत युवक का चेहरा अभी भी पहले जैसा ही था, राक्षसी रूप से सुंदर, विनम्र, मिलनसार, परिष्कृत और विनम्र। लंबे समय तक नहीं, चू परिवार के तीसरे युवा मास्टर, तीसरी शिदी,
जो उत्साह को देखने के लिए अब तक चूयू के साथ पीछा कर रही थी, अचानक ठंडी हवा की एक सांस में चूसा द शिक्स यूनिट। यह उसे बिगाड़ है। उद्धरण चिन्ह चूयू। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।